इस गली में अब कभी अखलाक नहीं लौटेगा। इस दरवाजे पर भी अब उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। और एक मां अपने बेटे की मौत की उन खौफनाक यादों के साथ जीने को मजबूर होगी, जो एक भयानक सपना बनकर जिंदगी भर उसका पीछा करती रहेंगी। बाहर पुलिस ने लिया, कहीं हमारे लौंडे की लाश को ले जा रहे थे, खत्म कर चुके थे बिल्कुल। अखलाक का जैसा नाम था वैसा ही उसका मिजाज भी था। सबसे मिलजुल कर रहने वाले अखलाक के घर पर ईद और बकरीद पर मेहमानों और पड़ोसियों का तांता लगता था। ईद के मौके पर जब दावतों का दौर चलता तो गांव के मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भाई भी उसका लुत्फ उठाते थे। लेकिन सोमवार की उस रात को न जाने क्या हुआ कि अखलाक के वो दोस्त ही उसकी जान के दुश्मन बन गए। ईद वाले दिन कई दिन तक उन्होंने मीट खाया था यहाँ से, उन्होंने यहीं बैठ कर दावत हुई है, उन्होंने खाया पिया है और वही लोग हमला भी करने आ गए। हमला करने आ गए। उस रात नोएडा के इस बिसहड़ा गांव में लाउड स्पीकर से एक आवाज गूंजी जो देखते ही देखते एक ऐसी वहशी भीड़ में तब्दील हो गई जिसने अखलाक की बरसों की मोहब्बत और भाईचारे को उसके ही खून से लाल कर दिया। बावन साल के अखलाक को उन्हीं हाथों ने बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला जो हाथ कभी उनसे दोस्ती से मिला करते थे। ये टूटा हुआ दरवाजा, ये बिखरा हुआ खून, आंखों से बहते ये आंसू और घर के कोने कोने में फैले तबाही के ये निशान उस खौफनाक मंजर के गवाह हैं जिसे सुनकर किसी की भी रूह तक कांप जाए। अखलाक के गांव में फैली गौ हत्या की अफवाह ने तबाही का एक ऐसा तांडव मचाया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको बताएंगे क्यों और कैसे बेरहमी से कत्ल कर दिया गया अखलाक। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि गौ मांस कैसे बन गया है धर्म का एक नया हथियार। और साथ ही पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि गौ हत्या के मुद्दे को लेकर क्यों रची जाती हैं साजिशें और गौ मांस को लेकर क्यों छिड़ता रहा है विवाद। गौ मांस खाने वाले उनके साथ यही हश्र होना चाहिए। हमारी माँ के टुकड़े टुकड़े करके और उनको गौ मांस खाने में जन्नत मिलती है और वो किसी हिंदू ने उसकी हत्या नहीं की। उसके अखलाक के भाई ने खुलासा किया है वो किसी साजिश में, वो साजिश के तहत आपसी रंजिश में मारे गए। केवल उसको तूल दिया जा रहा है आजम खां और ओवैसी द्वारा। यहाँ पर अखलाक की मौत के ऊपर सरताज से कंडोलेंस करेंगे और इसको कंडेम करेंगे, मगर अफसोस है कि प्राइम मिनिस्टर एक मशहूर गायिका के बेटे का इंतकाल हुआ, वो भी गमगीन बात है। मगर जिस तरीके से यहाँ पर अखलाक को मारा गया, घर में घुसकर फर्स्ट फ्लोर से मारते हुए नीचे लाकर उसको फेंक देना, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि सबका साथ सबका विकास कहने वाले प्रधानमंत्री कम से कम ट्वीट के जरिए उसको कंडेम करते हैं। मुझे आज तो होना ताजुब ये आ रहा है कि करा उन्होंने क्या सोच के करा मेरे बच्चे का। दो का खून कर दिया, मुझे तड़पाने को छोड़ दिया। इससे क्या आगे को बयान करूं,
मेरे बच्चों ने किस तरह से मारा, उसका भेजा भी निकलना है, उसके कान मिला है, उसकी कनपटी मिला है, उसके यहाँ से सारा फूटा पड़ा। जब से वो भी लाश मिल गई है कि पुलिस की गाड़ी देने की से अल्लाह ने हौसला दे दिया, जो किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, अन्य हमें कोई नहीं जानते, हम कैसा औरत थे। बाहर पुलिस ने लिया कहीं हमारे लौंडे की लाश को ले जा रहे थे, खत्म कर चुके थे बिल्कुल। वाले कह रहे कि हम कभी उन्होंने अटैक करा है, उन्होंने छीना है पुलिस वालों ने हाथों में से। नहीं, जो थोड़ी देर पुलिस नहीं आती ना तो हमें बॉडी भी नहीं मिलती उनकी। सोमवार की वो रात असगरी बेगम और उनके परिवार पर कयामत की तरह गुजरी है। अपने बेटे अखलाक को अपनी ही आंखों के सामने उन्होंने तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है। उनका पूरा परिवार मदद के लिए चीख रहा था, लेकिन पड़ोसी हाथ बांधे खड़े थे और वहशी भीड़ अखलाक के मुर्दा जिस्म पर वार किए जा रही थी। 68 साल की असगरी बेगम उस घड़ी को याद कर बिलख उठती हैं, जिस वक्त कई लोगों ने एक साथ उनके घर पर हमला बोल दिया था। बाहर से आके हंगामा मचा रखा, रोल मचाई। हमने कहा भाई क्या बात है, तो फिर तोड़ना शुरू कर दिया, खूब बजाए जो भी उनके हाथ में आया। मैंने भाई क्यों मार रहे हो, क्यों गिर तोड़ रहे हो, क्या बात है, खोल। और फिर बदतमीज गाली बकनी शुरू कर दी। हमने कहा भाई क्यों। फिर हमने गेट में 2 मिनट लगी हमें, हम खड़े सुने कि क्या बात है, कैसे गेट खोले, तो मुंह चढ़ के आ गए। यार 1-2 नहीं थे, मुझे पता ही नहीं, मैं तो बेहोशी सी हो गई एकदम। और देखने वाले बता रहे हैं कि उन लोगों की इतनी संख्या थी कि खबे से खबा चिल्ला था बाहर तक। अनगिन आदमी थे, कोई मतलब जो मोहल्ले पड़ोस के थे वो भी ऐसा करके तमाशा देख रहे, किसी ने हेल्प नहीं की। एक खूनी अफवाह और अखलाक के कत्ल की ये खौफनाक दास्तान उत्तर प्रदेश के शहर ग्रेटर नोएडा के बिसहड़ा गांव की है। दिल्ली से चंद किलोमीटर के फासले पर बसे बिसहड़ा गांव में 52 साल के अखलाक अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहते थे। लेकिन सोमवार की रात अखलाक के परिवार पर कहर बनकर टूटी। अखलाक को बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया गया, जबकि उनका जवान बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। अखलाक की पत्नी, मां और बेटी को भी दरिंदगी से पीटा गया और ये वारदात सिर्फ इसलिए अंजाम दी गई क्योंकि उस रात गांव में ये अफवाह फैला दी गई थी कि अखलाक अपने घर में गाय का मांस पकाकर खा रहा है। गौर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो तस्वीरें आई हैं, ये तस्वीरें सबसे पहले आई कब? क्या सोमवार को आई, रविवार को आई, कैसे ये जो है फैलनी शुरू हुई? ऐसा जो हमने सुना जो ना, जहाँ तक व्हाट्सएप आजकल चल रहा है जो ना, तो व्हाट्सएप पे ये तस्वीर जो ना क्लिक करी गई है जो ना। अब इसकी असलियत या ऑथेंटिसिटी ये तो फिर अभी नहीं कह सकते ना जो ना। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये क्लिप जो ना यहाँ की है ही नहीं जो ना। हाँ। लेकिन ये यहाँ पे जो क्या नाम तुम्हारा ये बछड़ा था या कुछ भी जो घूमता था वो उस दिन के बाद यहाँ नहीं है, तो उस बात से ऑथेंटिसिटी ये होती है कि वो बछड़े का ही मांस है। और उसके पैर, और उससे निश्चित तौर पर लगता है कि उसमें बकरा नजर तो नहीं आता जो ना। पैर भी है उसका और उसका सिर भी है जो ना। अखलाक ने गौ हत्या की या नहीं, ये बात तो अभी मालूम नहीं, लेकिन गौ हत्या के नाम पर उसे जरूर मार दिया गया। अखलाक की हत्या की ये पूरी दर्दनाक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी भी हम सुनाएंगे आपको आगे। लेकिन उससे पहले बात गौ हत्या और गौ मांस के उस मुद्दे की जिसके लिए अखलाक को मार दिया गया। पूरे हिंदुस्तान को क्या पूरी दुनिया को मालूम है कि बकर ईद पे कुर्बानी दी जाती है। बकरा हिंदू भी खाता है, मुस्लिम भी खाता है, तो फिर मुस्लिमों से लड़ने की या झगड़ने की बात ही क्या थी? कहीं कोई आधा समझ में नहीं आता। परंतु चूंकि घटना गौ वंश की हुई है, उसकी हत्या हुई है, तो निश्चित रूप से हमारी माँ को कोई मारेगा तो हम आक्रोशित नहीं होंगे। गौ हत्या के इल्जाम में अखलाक की हत्या जितनी डरावनी और चौंकाने वाली है, उतनी ही परेशान करने वाली वो प्रतिक्रियाएं भी हैं जो उसकी मौत के बाद सामने आई हैं। दरअसल गाय हिंदुओं की आस्था का प्रतीक रही है, इसीलिए देश के कई राज्यों में सरकारों ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन आज गौमांस का ये मुद्दा धर्म का एक नया हथियार बन चुका है। हालांकि देश में गौ हत्या और गौमांस के मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने
और उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का इतिहास भी पुराना रहा है। गाय के उस इतिहास की भी परतें हम खोलेंगे आगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि गौमांस का ये मुद्दा कैसे बन गया है धर्म का नया हथियार। इस देश की विरासत, इस देश की वर्तमान, दोनों में जो एक प्रतीक के रूप में कुछ चीज़ें हमें आस्था के उससे जोड़ती हैं, उसमें एक गाय है। और इसी कारण से गाय के संबंध में लंबे समय से विमर्श कब शुरू हुआ, जब कुछ खास लोगों ने गाय के मांस को अपनी फूड हैबिट का अनिवार्य अंग बना दिया और गौहत्या शुरू कर दी। हिंदू समाज कभी भी गौहत्या के पक्ष में कभी भी नहीं रहा है। जो गौवंश हत्या का आग्रह रख रहे हैं उनका इनोसेंस तो है ही नहीं, मगर उसमें दुष्ट बुद्धि है कि ये हिंदुओं को पूज्य है ना, इसलिए काटो, इसलिए मारो। जय जय गौ माता तेरी, जय जय गौ माता, मंगल मुक्ति प्रदायिनी, मंगल मुक्ति प्रदायिनी, जन्म मरण त्राता। गाय किसी की नजर में मां है तो किसी के लिए भोजन और किसी के लिए सिर्फ एक जानवर। गाय और गौवंश को लेकर ये अलग अलग नजरिया हमेशा से विवाद का विषय रहा है। चूंकि इस मुद्दे के साथ धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, इसीलिए इसको लेकर राजनीति भी खूब होती रही है। चंद महीने पहले ही महाराष्ट्र और हरियाणा की बीजेपी सरकारों ने गौवंश हत्या यानी गाय, बैल और सांड की हत्या पर रोक का कानून बनाकर इस मुद्दे को एक बार फिर हवा दे दी है। दरअसल गाय को मां और ममतामयी कहा गया है। उसके दूध से लेकर उसके गोबर तक को लाभकारी बताया गया है। लेकिन वही गाय किसी का भोजन भी बन सकती है, इसका जिक्र कभी नहीं होता। लेकिन हकीकत यही है कि देश में एक बड़ा वर्ग जहां गाय को मां मानकर उसकी पूजा करता है, वहीं देश के कई हिस्सों में वही गाय प्लेटों में परोसी भी जाती रही है। खाते हर समाज के लोग मतलब इसमें जुड़े हुए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी के, कुछ ऐसे समाज के लोग जो है ये लोग मटन बीफ खाते हैं ये लोग, और जो उसके ऊपर व्यापार करते हैं उनके ऊपर अपनी रोजी रोटी चलती है, तो उनका तो मतलब बहुत बुरा हाल है। बकरे का मटन लेने जाए तो 450-500 रुपये किलो मटन बिक रहा है, और हमारी कमाई इतनी नहीं है कि हम लोग जाके वो बकरे का मटन खरीद के लेके आए और घर में बना सकते। आमतौर पर गौ हत्या और गौमांस के मामले को सांप्रदायिक बनाते हुए हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की जाती है। लेकिन हिंदुस्तान में बीफ यानी गाय, बैल, सांड और भैंस का मांस खाने वाले सिर्फ मुसलमान हों ऐसा भी नहीं है। कई आदिवासी जनजातियों, दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बीफ उनके रोजाना भोजन का हिस्सा है, और इसकी बड़ी वजह बीफ का दूसरे मांस की तुलना में सस्ता होना है। जानकारों के मुताबिक बीफ में सब्जियों या किसी अन्य मांस से ज्यादा प्रोटीन होता है, और चूंकि बकरे और दूसरे जानवरों के मांस महंगे होते हैं, इसलिए जो गरीब या पिछड़े वर्ग के लोग मांसाहारी हैं, उनके लिए बीफ खरीदना आसान होता है। इसीलिए गौ मांस के मुद्दे पर अक्सर ये सवाल भी उठता रहा है कि क्या लोगों को इस बात की आजादी नहीं होनी चाहिए कि वो क्या खाएं और क्या नहीं। ठीक है साहब, लाखों लोग नहीं खाते होंगे, लाखों लोग खाते हैं, तो जितना उनको हक है कुछ लोगों को ना खाने का, उतना उन लोगों को भी तो हक है कि हम ये जो खाना चाहते हैं हमें खाने दीजिए। जिनको जो खाना है वो एक्सपोर्ट करके खा सकते हैं, इंपोर्ट करके खा सकते हैं, बाहर जाकर खा सकते हैं। किसी को यह निर्देशित नहीं किया जाता है, आरोपित नहीं किया जाता आप नहीं खाओ। हम तो सिर्फ इतनी ही बात कहते हैं कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। गाय को लोग माता के रूप में हजारों साल से पूज रहे हैं, मां मानते हैं। सुबह उठकर गाय को पहले भोजन कराते हैं, तो उस गाय की अगर पड़ोस में कोई हत्या करे तो स्वाभाविक है कि समाज की सद्भावना और समाज की विरासत दोनों ही सवाल के घेरे में आती है। धार्मिक आस्था और खाने की आज़ादी के बीच चल रही इस बहस का इतिहास काफ़ी पुराना है। अधिकांश हिंदू गाय और बैल को पूजनीय मानते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हिंदुओं में हमेशा ही गाय और बैल को पूजनीय माना जाता रहा है,
और सवाल ये भी उठता है कि क्या हिंदुओं में कभी भी गोमांस खाने का रिवाज नहीं था? हिंदू कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं और मान्यताओं के अनुसार कृष्ण गायों को पालते और उनकी सेवा करते थे। वहीं बैल को भगवान शिव का वाहन माना जाता है और उसी बैल के नंदी स्वरूप की पूजा आज भी होती है। इस तरह गाय और बैल हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हुए हैं। लेकिन द मिथ ऑफ होली काउ नाम की किताब लिखने वाले इतिहासकार D.N. झा के मुताबिक ये धारणा बिल्कुल गलत है कि हिंदू कभी गौमांस नहीं खाते थे। उनके मुताबिक वैदिक काल में न सिर्फ गाय और बैल की बलि दी जाती थी, बल्कि खास मौकों पर गौमांस खाया भी जाता था। वैदिक काल में खाते थे, जैसे कोई यज्ञ होता था, राष्ट्रीय अश्वमेध, इन सब यज्ञों में भी गाय को मारा जाता था। वैसे उसके बाद और भी जो धर्मशास्त्रों में इसका जिक्र है कि लोग मेहमान आते थे, बड़े बड़े जो बहुत प्रतिष्ठित मेहमान आते थे, जैसे घर का दामाद हुआ या समधी हुआ या राजा हुआ, इस तरह के लोग जो आते थे तो उनके लिए गाय मारा जाता था। उसको मधुपर्क कहते हैं और ये इसकी चर्चा कई धर्मशास्त्रों में है, धर्म ग्रंथों में, जैसे मनुस्मृति में तो कम है लेकिन याज्ञवल्क्य में है, बृहस्पति में है। जहाँ तक वेदों की बात है, जो D.N. झा कहते हैं वे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। वेदों की अनेक श्लोकों का अनेक तरह से व्याख्या की गई है और कुछ मार्क्सवादी इतिहासकारों को वही व्याख्या अच्छी लगती है जिसमें भारत की विरासत, भारत की संस्कृति पर धब्बा लगे और वर्तमान में जो आस्था है उस पर चोट पहुंचाई जा सके। वस्तुतः ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विरोधी हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को डिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं और डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इसके जितने आयाम हैं उसको पहले डिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। उसमें गाय भी एक आयाम है। सदियों से गौमांस का मुद्दा विवादों में घिरा रहा है, लेकिन यह सिर्फ आस्था से ही जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में गौ रक्षा की बात भी कही गई है। लेकिन भारत के संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब अछूत कौन थे और वो अछूत क्यों बने में एक निबंध लिखा। क्या हिंदुओं ने कभी गौमांस नहीं खाया? इस निबंध के मुताबिक वेदों में गाय को पवित्र जरूर कहा गया है, लेकिन साथ ही गाय की बलि और गौमांस खाने के प्रमाण भी मौजूद हैं। हिंदू धर्म को अमेरिकी धर्म संसद तक ले जाने वाले स्वामी विवेकानंद ने साल 1900 में कैलिफोर्निया में दिए एक लेक्चर में भी कुछ ऐसा ही जिक्र किया। विवेकानंद के मुताबिक पुराने रीति रिवाजों के मुताबिक जो बीफ नहीं खाता था वो अच्छा हिंदू नहीं था। धार्मिक मान्यताओं में गोमांस के समर्थन और विरोध दोनों का जिक्र मिलता है, लेकिन समाज में गौरक्षा का चलन तब शुरू हुआ जब 5वीं और 6वीं शताब्दी में खेती को लेकर गाय और बैलों का महत्व बढ़ने लगा। गाय को लेकर हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए मुगल बादशाह बाबर, अकबर और जहांगीर ने भी गौहत्या पर पाबंदी लगाई थी। बाबर ने ये सलाह दी अपने बेटे को कि इस देश में गाय को मारना उचित नहीं होगा हमारे लिए। अकबर ने भी किया था और तो सवाल ये उठता है कि जो इन्होंने क्या ब्लैंकेट बैन लगाया था, तो उस मुगलों के पहले क्या ये गुजरात में भी तो एक राजा हुआ था, मदन पाल, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो 12वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी में था, जिसने कहा था कि गाय नहीं मारना चाहिए। तो लेकिन ये सारे ब्लैंकेट बैन नहीं थे, ये सारे बैन थे इस तरह के, मतलब ऑर्डर था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कि साहब ये नहीं माना जाए, खास मौके पर नहीं माना जाए। स्वयं अकबर जी ने, हुमायूं जी ने भी अपने राज्यों में गौवंश हत्याबंदी की थी। 1951 में जब बादशाही की रक्षा का जिम्मा हिंदुओं ने, मराठा रियासत ने लिया था, तब जो करार हुआ था तो बादशाही प्रदेश में गौवंश हत्याबंदी का उसमें एक कलम है, तो ये अभी का नहीं है। ऐसा माना जाता है
कि गौ हत्या के एक राजनीतिक मुद्दा बनने की शुरुआत भारत में अंग्रेजों के आने के बाद से हुई और आज भी गौ मांस का मुद्दा एक बेहद संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। एक ऐसा मुद्दा जिसके नाम पर न जाने कितने अखलाक मारे जा चुके हैं। कैसे गौ हत्या के इल्जाम में बिसहड़ा गांव के अखलाक का भी हुआ था कत्ल, ये दर्दनाक कहानी भी हम सुनाएंगे आपको आगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि गौ मांस के मुद्दे ने देश में कैसे लिया सांप्रदायिकता का रंग, लेकिन इस ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश के नोएडा का बिसहड़ा गांव। इस गांव में करीब 2000 परिवार रहते हैं, लेकिन इन दिनों गांव की गलियों में हर रोज की तरह चहल पहल नहीं है। गांव के सिर्फ एक घर के बाहर लोगों का हुजूम लगा है। सरकारी अधिकारियों, पुलिस, मीडिया और नेताओं के जमावड़े के बीच ये अखलाक का घर है, जहां पिछले 5 दिनों से मातम का माहौल है। सोमवार को गौ हत्या की अफवाह के बाद हुई हिंसा में अखलाक की हत्या कर दी गई थी। सोमवार रात करीब 10:30 बजे जब भीड़ ने अखलाक के घर पर हमला बोला था, उस वक्त घर में अखलाक के अलावा उनकी पत्नी, मां, बेटी और बेटा दानिश भी मौजूद था। गुस्साई भीड़ ने किसी को भी नहीं बख्शा। पूरे परिवार को बेरहमी से पीटा गया और अखलाक को पीट पीट कर मार डाला गया। कुछ लोग दीवार फांद करके आपके घर के अंदर गए हैं, उन्होंने वो दरवाजा खोला जिससे कि बाकी लोग अंदर आ सकें। बाकी आ सके अंदर। कितने लोग थे वो? करीब सारे तो, और तो बहुत बाहर थे, हजारों आदमी होंगे। पर जिन्होंने एकदम अटैक किया, हमला किया था, फिर उन्होंने गेट तोड़ा, हम अंदर थे। ये मतलब ये कमरा था, आप लोग इसके अंदर आ गए थे? यहाँ पर यहाँ आ गए थे। यहाँ से ये सामान के जो तोड़ा फोड़ा गया है उन्हीं लोगों ने तोड़ा था। इधर भी सारे में क्या था उन्होंने, हम लोग अंदर थे। मतलब पूरे कमरे में इस वक्त देखा जा सकता है कि किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है। जो भी सामान यहाँ पर रखा हुआ है, फिर चाहे वो सिलाई मशीन हो, फ्रिज हो या बाकी सामान हो, पूरी तरीके से तहस नहस किया गया है। अखलाक और उसके परिवार के साथ जिस वारदात को अंजाम दिया गया, उसके पीछे एक खूनी अफवाह थी। दरअसल गौ हत्या और गोमांस खाने की ये अफवाह फैलाने के लिए गांव के ही कुछ लड़कों ने इस शिव मंदिर में लगे लाउडस्पीकर का सहारा लिया था। आरोप है कि इसी मंदिर से लाउडस्पीकर पर यह अफवाह फैलाई गई थी कि गांव में गाय की हत्या कर दी गई है। इसके बाद गांव वालों को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। इस मंदिर के महंत का यह भी कहना है कि 2 लड़कों के कहने पर उन्होंने लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट किया था। हालांकि वो इस बात से इनकार करते हैं कि उन्होंने किसी का नाम लेकर लोगों को भड़काया था। हमारे पास 2 लड़के आए 10:30 बजे। तो वो कहने लगे हमसे कि तुम हमारे मंदिर में रह रहे, हमारे गांव में रह रहे, हमारे यहाँ पर ऐसी घटना होगी। क्या घटना होगी? किसी ने क्या नाम, वहाँ बड़ा ट्रांसफार्मर पर सड़क पे गाय काट कर डाल दी, आप अनाउंस नहीं कर सकते। हमने जब ये बात सुनी, कोई भी होगा ये आदमी, मेरे बोलना भी नहीं जा रहा था, तो माइक लगा बच्चे ने, मैंने कहा भाई वहाँ पर ऐसी घटना होगी है, गांव वाले वहाँ इकट्ठे हो जाओ। बस हमारे से इतनी बात हुई। सोमवार रात लाउडस्पीकर से निकली गौ हत्या की अफवाह के बाद गुस्साई भीड़ ने अखलाक के घर पर हमला बोल दिया। गलियों से होते हुए भीड़ अखलाक के घर तक जा पहुंची और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गुस्साई भीड़ ने घर में घुसकर अखलाक और उसके परिवार को मारना पीटना शुरू कर दिया। भीड़ में शामिल युवकों ने महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा। शाइस्ता की माने तो उस भीड़ में ऐसे भी लोग शामिल थे जिन्होंने कुछ दिन पहले ही ईद पर साथ बैठकर सिवैयां खाई थी, लेकिन गौ हत्या की एक अफवाह ने उन्हें भी उनका दुश्मन बना दिया।
ईद वाले दिन कई दिन तक उन्होंने मीट खाया था यहाँ से, उन्होंने यहीं बैठ के दावत हुई है, उन्होंने खाया पिया है। और वही लोग हमला भी करने आ गए? हमला करने आ गए। क्या जिन लोगों ने आपके घर पे आकर के ईद की दावत खाई थी वही लोग हमला करने आए थे? वही लोग हमला करने आए थे। सबके घर ईद पे खीर वगैरह बांटी जाती है, आते हैं सब खाते हैं, उनके घर से आता है। आपस में खाना पीने का वो था, कोई ऐसा वो नहीं था कि दुश्मनी है, लड़ाई है। एक अफवाह के बाद टूटे विश्वास ने अखलाक के परिवार को हिलाकर रख दिया है। वो अब इस गांव में नहीं रहना चाहता। इसी गली में रहने वाले इलियास का परिवार भी गांव छोड़ देना चाहता है। जो बिसहड़ा गांव कभी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल था, आज उस पर अविश्वास का घना साया है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यहां बरसों से हिंदू और मुसलमान भाई भाई की तरह रहते आए हैं। 150 साल पुरानी गांव की यह मस्जिद भी इस बात की गवाह है, जिसे गांव के हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर बनाया था। लेकिन अखलाक की हत्या ने एकता की तहजीब पर ही मानो सीधी चोट कर दी है। ये करीबन दोबारा शहीद करके बनाई गई है। पहले भी अफलातुन साजी ने बनवाई थी और अब भी गांव के सहयोग से ही बनी हुई है। यहाँ पर जो माहौल रहा है वो कैसा रहा है हिंदू और मुस्लिम के बीच में? बिल्कुल भैया जैसा दोनों भाई ऐसा। बिसहड़ा गांव में रहने वाले करीब 25 मुसलमान परिवारों का विश्वास हिला हुआ है। लेकिन गौ हत्या और गौमांस खाने को लेकर विवाद और वारदात का देश में यह पहला मामला नहीं है। गौ हत्या को सांप्रदायिक रंग देने का इतिहास पुराना रहा है। ऐसा माना जाता है कि गौ हत्या को राजनीतिक मुद्दा बनने की शुरुआत देश में अंग्रेजों के आने के बाद हुई थी। भारत में ब्रिटिश हुकूमत की शुरुआत करने वाले रॉबर्ट क्लाइव ने 1760 में कोलकाता में पहला बूचड़खाना बनवाया। इसी के साथ शुरुआत हुई उस कारोबार की जिससे आज भी लाखों लोगों की रोजी रोटी चलती है। इन बूचड़खानों में काम करने के लिए गरीब मुसलमानों को रखा गया। इस तरह से गौ हत्या के मुद्दे ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। 19वीं शताब्दी तक तो आते आते अंग्रेजों ने ये समझ लिया था ना कि गाय को ब्राह्मणों ने इम्पोर्टेंस दिया है। और जब गाय की बात, जब 1857 की बात आप करते हैं, तो कौन लोग थे उसके लीडर, जो इंडियन फोर्सेस में कौन लोग थे जिन्होंने विद्रोह किया था? कोई पांडे थे, कोई कुछ थे, कुछ ब्राह्मण ही थे ना, तो कोई दलित तो उसमें था नहीं ना। तो वो भी एक एंगल है जो देखना चाहिए लोगों को। भले ही जान चली जाए, कारतूस की बात सच है। ये देखो, सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी। धार्मिक आस्थाओं को लेकर अंग्रेज सरकार के इसी रवैये का नतीजा 1857 का विद्रोह था। अगर सस्ता पड़े तो ये कंपनी कौवे की चर्बी भी इस्तेमाल कर डालेगी। तब भारतीय सैनिकों ने जानवरों की चर्बी से लैस कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। What's the matter? सिपाही नए कारतूस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते साहब। और इसके बाद से ही गौ रक्षा का मुद्दा एक अभियान के तौर पर चलाया जाने लगा। हिंदू संगठनों ने गौ रक्षा समितियां बनानी शुरू की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने देश भर में घूमकर गौ हत्या रोकने की अपील की। धीरे धीरे इस मुद्दे पर हिंदू और मुसलमानों के बीच की दूरियां बढ़ने लगी और गौ रक्षा के मुद्दे पर पहली बार 1893 में आजमगढ़ में सांप्रदायिक दंगा भी हुआ था। ये हिंदू मुसलमान का इशू बना है 19वीं शताब्दी में, जबकि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और गोरक्षण समिति उन्होंने बनाई। उसके बाद ये हिंदू मुसलमान का झगड़े का इशू बन गया और इसीलिए 19वीं शताब्दी में आपको मेरा ख्याल है अंतिम दशक में काफ़ी हिंदू मुसलमान राइट्स हुए, दंगे हुए। दयानंद सरस्वती ने इसको मास मोबिलाइजेशन का एक जरिया बना दिया और इसको हिंदू धर्म से जोड़ दिया, जो कि गलत था, नहीं करना था, इसका चाहिए था। इसका ऐतिहासिक आधार नहीं है। विभाजन के काल में गाय को सांप्रदायिकता से जोड़कर देखा गया और गाय को लेकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने की कोशिश मुस्लिम लीग ने की थी।
इसलिए दंगा कराने के लिए गौ मांस को मंदिरों में फेंकना, गाय की हत्या करना, यह एक प्रवृत्ति थी। वह प्रवृत्ति उपनिवेशवाद के बाद स्वतंत्र भारत में भी कुछ हद तक जारी रही। अंग्रेज शुरुआत से ही भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालने की रणनीति पर चल रहे थे और गौ हत्या का मुद्दा उनकी इसी योजना का हिस्सा था। महात्मा गांधी ने हमेशा गौ हत्या का विरोध किया था। जब देश आजाद हुआ तो संविधान में भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत गौ रक्षा की बात कही गई, जिसके बाद देश के कई राज्यों ने गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए। लेकिन हिंदू संगठन पूरे देश में गौ हत्या पर रोक की मांग कर रहे थे। इसी के तहत 1966 में देश भर से आए साधु संतों और हिंदू संगठन के लोगों ने संसद का घेराव भी किया था। विधानसभा में बहस चल रही थी तो गांधीवादियों ने जिस ढंग से गौ हत्या पर प्रतिबंध की मांग की और महात्मा गांधी जी का जो आग्रह था गौ हत्या पर प्रतिबंध का, तो संविधान सभा के बहस में मुस्लिम लीग के एक सदस्य जेडेच लारी ने हस्तक्षेप किया और जेडेच लारी ने कहा कि गौ हत्या पर प्रतिबंध डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं रखकर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार में रखना चाहिए। इससे भ्रम दूर होगा और गौ हत्या पर प्रतिबंध इस देश की विरासत, इस देश की संस्कृति के अनुकूल लग पाएगा। आजादी के बाद भी गौवध को लेकर बहस लगातार बनी हुई है, लेकिन इस पर कभी रोक नहीं लगाई गई और इसकी एक बड़ी वजह है इससे जुड़ा हुआ कारोबार। मांस और चमड़े का कारोबार आज भी देश में लाखों लोगों के लिए रोजगार का साधन बना हुआ है। वहीं भारत सरकार भी इसको निर्यात करके विदेशी मुद्रा की कमाई करती है। भारत आज दुनिया में बीफ का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। बीफ के इस कारोबार की कहानी भी हम आपको सुनाएंगे आगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि बीफ और गोमांस के बीच अहम फर्क क्या है। अंग्रेजी के शब्द बीफ का मतलब आमतौर पर गाय के मांस से लगा लिया जाता है, जबकि ये सही नहीं है। गाय, बैल, सांड, भैंस, भैंसा के मांस को मिले जुले तौर पर बीफ कहा जाता है। यानी अगर कोई बीफ खाने की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो गाय का ही मांस खा रहा है। भारत दुनिया में बीफ का सबसे बड़ा निर्यातक जरूर है, लेकिन देश में इसकी खपत सिर्फ 3.8% है। यानी हमारे यहाँ कुल बीफ उत्पादन का बड़ा हिस्सा विदेशों में भेजा जाता है और इसीलिए इसने एक बड़े कारोबार की शक्ल ले ली है। भारत दुनिया के 65 देशों में मांस का निर्यात करता है, लेकिन ये मांस किसका होता है? भारत में निर्यात पर नजर रखने वाले एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एपिडा के मुताबिक भारत से जिन मांस उत्पादों का निर्यात किया जाता है उनमें भैंस और बकरे का मांस ही प्रमुख है। इस सूची में कहीं भी गाय, बैल या सांड के मांस का जिक्र नहीं है। यानी बीफ के नाम पर भारत से जो निर्यात होता है वो दरअसल भैंस का मांस है। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा 2 नंबर पे एक्सपोर्ट इंडिया से होता है और वो रिस्ट्रिक्शन है, वो सिर्फ बफेलो मीट ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पूरे इंडिया में जितनी बफेलो काटी जाती हैं वो 80% बफेलो जो है वो एक्सपोर्ट हो जाती हैं। आज की दिल्ली की सरकार को न हरित क्रांति चाहिए न श्वेत क्रांति चाहिए, उसका तो बेड़ा उठाया है पिंक रिवॉल्यूशन। 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में तेजी से बढ़ते बीफ कारोबार पर सवाल उठाए थे। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि हिंदू संगठन जिस गौ हत्या पर रोक की मांग करते रहे हैं वो रोक देश के ज्यादातर राज्यों पर पहले से ही लागू है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम और आंध्र प्रदेश में गौमांस प्रतिबंधित है। हालांकि इनमें से कुछ राज्यों में बैल और भैंस के मांस पर रोक नहीं है।
बशर्ते इसकी स्थानीय प्रशासन से इजाजत ली गई हो और जानवर बीमार ना हो। लेकिन देश के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां गौ मांस पर प्रतिबंध नहीं है। उनमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश और केरल शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में गाय या भैंस के मांस के लिए फिट फॉर स्लॉटर होना जरूरी है। हालांकि बाकी राज्यों में इस तरह का सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। भारत में बीफ के निर्यात का सालाना कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। बीफ के इस कारोबार में मुनाफा कमाने वालों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल हैं, यानी ये किसी एक धर्म का मामला नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि पिछले कुछ सालों में गायों की संख्या में कमी आई है। पशुओं की गणना के मुताबिक भारत में गायों की तादाद कुल मवेशियों की 53.04% थी, जो 2012 में घटकर 37.28% रह गई है। इसलिए बीफ और गोमांस के बीच फर्क और बीफ के कारोबार की तमाम चुनौतियों के बीच ये सवाल भी जिंदा हो गया है कि आखिर गायों की संख्या में ये कमी कैसे और क्यों आई। और इस सवाल का जवाब ढूंढना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में गौ हत्या और गौमांस का सेवन एक संवेदनशील मुद्दा है, जिसकी जद में आकर न जाने कितने अखलाक मारे जा चुके हैं।